स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की डेली स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम आपको नासा द्वारा अपने नए मून स्पेस स्टेशन के प्लान, जुपिटर के हॉट मून लोक के एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मिस्ट्री, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च करे जाने वाले अपने क्रू 1 मॉड्यूल की लॉन्चिंग, नासा और इसरो के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप करी गई निसार सैटेलाइट्स की लॉन्च की डिटेल्स और इसरो द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो इन सभी अपडेट्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की पहली अपडेट नासा के द्वारा अपने मून स्पेस स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर है। जैसा कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते होंगे, जो कि रशिया, यूरोप और कई सारे देशों के साथ मिलकर डेवलप करा गया है और यह स्पेस स्टेशन अब तक इंसानों के द्वारा टेक्नोलॉजिकली डेवलप करी गई सबसे कॉस्टली और एकमात्र ऐसी एसेट है जिसमें कि अर्थ के अलावा भी इंसान परमानेंटली रहते हैं। अब नासा द्वारा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम, जो कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा, की लॉन्चिंग के बाद मून पर इंसानों और अमेरिका का पहला परमानेंट बेस बनाने की प्लानिंग करी गई है और इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही एक मून स्पेस स्टेशन को मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, जिसमें कि जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से मून पर जाएंगे तब यह मून के अलावा उनका दूसरा परमानेंट बेस बन सकेगा। और इसी के रिगार्डिंग यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच एक एग्रीमेंट को साइन करा गया है, जिसमें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी मून स्पेस स्टेशन की टेक्नोलॉजी, इसके कंपोनेंट्स और अपने एस्ट्रोनॉट को वहां भेजने के लिए नासा की मदद करेगी। वैसे आपको हम यह पहले ही बता चुके हैं कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए 8 कंट्रीज ने नासा के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन करा था, जो कि मून पर एस्ट्रोनॉट को लैंड कराने और उसके साउथ पोल की डिस्कवरी के साथ साथ वहां पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक परमानेंट बेस बनाने में नासा के साथ कोलैबोरेशन करेंगी। और जो एग्रीमेंट यूरोप और नासा के बीच साइन करा गया है वह एक मून ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर है, जिसमें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा स्पेस स्टेशन का हैबिटेशन मॉड्यूल और रिफ्यूलिंग मॉड्यूल बनाया जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बिल्कुल रेडी है, जो कि आपको कल इसी चैनल पर देखने को मिल सकती है। आज की जो दूसरी अपडेट है वह इसरो द्वारा भारत के विलेजेस और बॉर्डर एरियाज में प्रोवाइड की जाने वाली इंटरनेट की सर्विस को लेकर है। कल यानी 27 अक्टूबर को भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड यानी BBNL और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया यानी TCIL ने भारत के बॉर्डर एरियाज में रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट एरियाज और विलेजेस में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करवाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है। इस ब्लूप्रिंट के तहत 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ऐसी 5000 ग्राम पंचायतों को चुना गया है जहां पर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। आपको यह बता दें कि ये वे एरियाज और विलेजेस हैं जहां पर आजादी के बाद से अब तक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पाया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी और यह हाई स्पीड इंटरनेट इन 5000 गाँव तक सैटेलाइट्स के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। इस स्कीम के तहत जिन एरियाज में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी उनमें पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के वो गांव भी शामिल हैं, जो कि भारत चीन सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और इन पंचायतों को यह सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस US बेस्ड ह्यूज नेटवर्क सिस्टम की अपनी इंडियन सब्सिडरी कंपनी ह्यूज इंडिया के द्वारा अपनी ह्यूज जुपिटर सिस्टम सैटेलाइट्स के साथ इसरो की GSAT-19 और GSAT-11 सैटेलाइट्स के जरिए इन एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करा जाएगा। और अब जब सैटेलाइट्स की बात हो ही रही है तो आपको यह भी बता दें कि इंडियन स्टार्टअप दिगेंद्र इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ एक एग्रीमेंट को साइन करा है, जिसमें कि वह IISc के साथ मिलकर काउंटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो कि स्पेस में मौजूद एनिमी सैटेलाइट्स को इन ऑर्बिट लेजर्स का यूज करते हुए डिसेबल कर सकती है, जिसको कि आप स्पेस एंटी सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं। अगर यह टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक डेवलप कर ली जाती है तो भारत उन देशों में से एक बन जाएगा जो कि इस टेक्नोलॉजी पर पहले से काम कर रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए स्पेस और डिफेंस सेक्टर दोनों में ही काफी मददगार साबित होगी।
आज की तीसरी अपडेट इसरो और नासा द्वारा ज्वाइंटली डेवलप करी गई निसार सैटेलाइट के लॉन्च को लेकर है। जैसा कि आपको यह पता है कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो और डिफेंस मिनिस्टर मार्क टी एस्पर भारत की जर्नी पर हैं और कल दोनों देशों के बीच एक 2+2 मीटिंग को कंडक्ट करा गया था, जिसमें कि बेका एग्रीमेंट को साइन करा गया। अब इस मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह बताया गया कि भारत और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और इसरो के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप करे जा रहे निसार सैटेलाइट, जिसका फुल नेम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को 2014 में इसरो और नासा के बीच साइन करा गया था। यह सैटेलाइट एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार के साथ अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस होकर इसकी डिटेल स्टडी करने के साथ साथ मीटियोरोलॉजी, ओशनग्राफी और लिविंग मरीन मैनेजमेंट के साथ ही इंडियन ओशन पर होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर भी नजर रखेगी और इसका लॉन्च भारत और अमेरिका के बीच आगे आने वाले स्पेस मिशंस में दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बाकी आप इस निसार सैटेलाइट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की चौथी अपडेट स्पेस एक्स के क्रूवर मिशन की लॉन्चिंग को लेकर है। जैसा कि हम आपको अपने कई सारे एपिसोड्स में ये बता चुके हैं कि स्पेस एक्स के द्वारा नासा के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहला एस्ट्रोनॉट मिशन अक्टूबर 23 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ये लॉन्च स्पेस एक्स के द्वारा अपने क्रू-1 मॉड्यूल की फुल टेस्टिंग न हो पाने के कारण डिले हो गया है और अब इसको 14 नवंबर यानी दीपावली के दिन लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर उम्मीद शब्द लगाना ठीक नहीं होगा, बल्कि यह 14 नवंबर को लॉन्च के लिए शेड्यूल करा गया है। बाकी इस क्रू-1 मॉड्यूल में 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाए जाएंगे, जिनमें शैनन वॉकर, विक्टर ग्लोवर, माइक हॉपकिंस और सोइची नागोची एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। यह क्रू-1 मॉड्यूल स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा और जब फॉल्कन 9 रॉकेट की बात हो ही रही है तो आपको यह बता दें कि फॉल्कन 9 रॉकेट के अपने पिछले लॉन्च के साथ स्पेस एक्स ने अपने 100 लॉन्च को पूरा कर लिया है, जो कि पूरी पृथ्वी पर किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट और मोटिवेट करने वाला रिकॉर्ड है। बाकी स्पेस एक्स और उसकी पूरी टीम को अपने 100 लॉन्च पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि 2024 में भी इलॉन मस्क अपने मार्स लॉन्च में सक्सेस अचीव करेंगे। आज की पांचवी अपडेट जुपिटर के वॉल्केनिक मून लो के गैसी एटमॉस्फेयर को लेकर है। लो हमारे सोलर सिस्टम के वॉल्केनिकली एक्टिव मून्स में से एक है और इस मून का खुद का एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, बट यह एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अब तक इस वॉल्केनिक मून के एटमॉस्फेयर में मौजूद इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के सोर्स का पता नहीं लगाया जा सका था, लेकिन एक न्यू स्टडी में यह पाया गया कि इसका सोर्स लो के सरफेस पर मौजूद वोल्केनोज ही हैं, जो कि पृथ्वी के वोल्केनोज से बिल्कुल अलग प्रकार के वोल्केनो हैं और यह वोल्केनो अपने अंदर से बिना कोई अदर पार्टिकल्स को रिलीज किए बिना सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते रहते हैं। इसका मेन एविडेंस तब मिला जब लो के टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिली और यह टेम्परेचर लॉस लो के जुपिटर की शैडो से गुजरने पर हुआ, जहां पर एक और लो का टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन वहीं जब यह जुपिटर के शैडो की ओर से गुजरा तब इसका टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज्यादा है और इसी भारी गिरावट के चलते इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस कंडेंस होकर इसके सरफेस पर बैठ गई और एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का यूज करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा लो के वोल्केनोज से निकलती हुई गैस को देखा जा सका। इससे इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस के होने की मिस्ट्री काफी मेहनत के बाद सुलझाई जा सकी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी स्पेस ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी हर स्पेस अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।